Hi students, CBSE class 10th Economics chapter first development. This video presented was of application letter starts. इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने से पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ समझते हैं, इंक्रीज इन रियल इनकम या नेशनल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज मोर, बिकम मोर एंड एडवांस। इसके कंप्यूटर की एग्जांपल ये ले रहे हैं, तो जो हमारे जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर थे वो इस तरह के थे और ये मैच्योर होते होते ये एडवांस तो हो गए, तो अब ये स्टेज है। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो इसके प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब कैटेगरी और गोल। लैंडलेस जो लेबरर हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम करती हैं, तो वो उनकी क्या गोल रहेंगे? उनकी गोल ये रहेंगे कि उनके जो काम करने पे जो उनकी जो वेजेस है वो ज़्यादा मिले, मोर वेजेस एंड मोर डेज ऑफ वर्क, उन्हें ज़्यादा दिन काम करने, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन उन्हें काम करने का ऑफर मिले। तो ये उनका क्या है? गोल रहेगा। प्रोस्पेरस फार्मर क्या रहेगा? उसका गोल ये रहेगा कि हायर इनकम, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। आदिवासी या ट्राइबल है तो वो क्या जाएंगे? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशन है, उन्हें इक्वलिटी है, लैंड, उनकी भी अपनी एक ज़मीन हो, लैंडर्स ओनरशिप। तो ये आदिवासी या ट्राइब की गोल रहेंगे। गल का क्या है? फ्रीडम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन एट पार। सेकंड प्रिंसिपल्स है, व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन may not be developed for the other person, it may even be destructive for the other। तो इसकी एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, ये आप डैम देख रहे हैं, तो कहीं भी ये डैम बना होगा तो उस एरिया में जो किसी की ज़मीन भी होगी, वहाँ रहने वाले भी होंगे, तो वो क्या होंगे? तो ये जो डैम बनेगा तो किन लोगों को फ़ायदा रहेगा? इन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या है? जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो फैक्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर रहेगी तो वो क्या है? वहाँ फुलफ़िल हो जाएगी, तो वो उन लोगों के लिए क्या है? ये रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा डैम। लेकिन किसके लिए डिस्ट्रक्टिव रहेगा? जो वहाँ की, जो जिन लोगों की ज़मीनें गवर्नमेंट ने उनसे छीनी और जिन लोगों के घर खाली करवाए गए, तो क्या है? उन लोगों के लिए ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव रहेगा। वो क्या है? रोड पे आ जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। तो जैसे ये लोग हैं तो क्या है? ये होमलेस हो गए और इनकी जो ज़मीनें वगैरह हैं वो गवर्नमेंट ने उन्हें छीन ली। तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल, पीपल एट अ मिक्स ऑफ गोल्स रेदर देन वन, चूजिंग जॉब या स्कूल। कोई भी पेरेंट्स है, अगर बच्चों को वो स्कूल में क्या क्या देखता है, उसका स्कूल किस स्टैंडर्ड का है, उसके वहाँ के टीचर का स्टाफ कैसा है, वहाँ की फैसिलिटी क्या है, तो ये तो क्या सबके एक कॉमन गोल रहेंगे। ऐसी चूजिंग जॉब के अंदर कि वो वहाँ वर्किंग आवर कितना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, और वहाँ छुट्टी अब अवेलेबल हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो ये क्या है? एक कॉमन गोल है। तो ये क्या है? पब्लिक के एक कॉमन गोल रहते हैं। तो सबका मेन जैसे गोल है, मोर इनकम रहता है, फ्रीडम है, एक इक्वल ट्रीटमेंट हो, सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो और सेफ इन्वायरमेंट। अब आप पढ़ते हैं हम लोग टर्म, important terms for comparing countries। When we compare different things we could have similarities as well as differences। जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को, दोनों को हम उसमें क्या है? मेज़र करते हैं। और सो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द कंपेयरिंग। आपका क्या पर्पस है कंपेयर करने का, हम उसी बेस पे हमारा उसका क्या रिजल्ट आता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जो कंपेयर करेंगे हम कंट्री को, जैसे यूएसए है, इंडिया है, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो मेन जो बेसिक जो हमारा वो रहेगा उसमें इनकम रहेगा। लेकिन जो है नेशनल इनकम नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल इनकम पॉपुलेशन सबकी अलग अलग होती है, तो वो क्या रहेगा? हमारा पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम कंपेयर करते हैं। उसका बताता हूँ रीज़न अभी। countries with higher income are more developed than other is the less income। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, तो हर कंट्री के क्या है? पॉपुलेशन अलग अलग रहती है, तो क्या है? पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी वेरी हो जाएगा।
तो इसलिए क्या हम पर कैपिटा इनकम को हम कंसिडर करते हैं। तो कंपनी टोटल इनकम विल नॉट बी टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स, क्या एवरेज पर्सन यानी हर इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहा है, तो हम नहीं मालूम कर सकते हैं। इसलिए क्या है, हम जब भी कंपेयर करेंगे तो एवरेज अर्निंग को देखते हैं। व्हाट इज, तो एवरेज क्या है, पर्सन अर्न्स, तो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्रीज। नेशनल इनकम क्या होता है? अब एवरेज इनकम से पहले हम नेशनल इनकम, तो द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप लोगों का भी 10th क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ, 9th और 10th में हुआ है, तो वो लेवल नहीं है। तो क्या है नेशनल इनकम, क्या है, सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। वो यानी पूरे हिंदुस्तान की जो इनकम है जितनी भी जनरेट हो रही है वो, और जो बाहर जो अब्रॉड में आपके गए हुए हैं वो इंडिया में भेज रहे हैं इनकम, तो टोटल जो अर्निंग है उसे क्या कहेंगे हम, नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होता है, ये टर्म याद रखिएगा। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कंट्री के अंदर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, वो क्या है, जीडीपी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अलोंग विद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इंडियन बाहर गए हुए हैं देशों में, वो इनकम और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसके जो पैसे आएंगे, और जो इंपोर्ट करते हैं हम दूसरी कंट्री को पेमेंट करेंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जो बाहर की जो इनकम होगी वो क्या है, जीडीपी में हम जोड़ देते हैं। तो जो जी जो है, जो ये एन है, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है जब बाहर की इनकम हम ऐड कर देंगे, तो ये एन नेशनल हो जाता है। ओके, तब क्या हो जाता है, ये नेशनल, यानी GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। यानी जो आपकी टोटल नेशनल इनकम है उससे क्या हम डिवाइड करेंगे उसकी कंट्री की पॉपुलेशन से, तो हमें क्या निकल कर आएगा, एवरेज इनकम निकल आएगी। उसी एवरेज इनकम को हम, इट इज़ कॉल्ड आल्सो द, हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। उसी के बेस पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे क्या क्लासीफाई किया जाता है कंट्रीज़ को, क्या कुछ कौन सी रिच कंट्रीज़ हैं, कौन सी पुअर कंट्रीज़ हैं। तो कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 $US पर एनम एंड अबव इन, ये 2017 का डाटा है, आर कोल्ड, क्या है वो, रिच कंट्रीज़ कंसिडर होंगी, क्या होंगी वो, रिच कंट्रीज़। और कंट्रीज़ विद क्या है, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 950 या उससे कम आर कोल्ड द लो इनकम कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड इंडिया। जैसे इंडिया है तो क्या होगा, लो इनकम कंट्रीज़ हैं ये। अब बी साइड से इनकम के अलावा हम कुछ टर्म पढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1 साल के अंदर जो अपना बर्थडे भी ना मना पाते हों, तो वो मर जाएं, वो उसे क्या, वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। वो अपना वो बर्थडे भी अपना सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी 1 साल वो कंप्लीट नहीं कर पाती, और कितने में से, 1,000 बच्चों में से, तो वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर एंड अबव। जो लिटरेसी रेट है तो 7 साल से बच्चा नीचे, तो वो क्या है, उसे इंक्लूड नहीं करती, तो 7 साल से अबव यानी 7 ईयर से एंड अबव, तो जितनी भी उसे प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर एंड अबव, तो क्या है, लिटरेसी रेट कहलाता है।
Net attendance ratio, total number of children in age group 6 to 10 attending school as a percent of total number of children in the same age group, वो क्या कहलाएगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। ये एन ये ज़्यादा लग गया है, रेशो कहलाता है। कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेजर ऑफ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ केयर। और डेवलपमेंट इज़ अ डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, यानी एक वे में आप, जैसे मैंने एग्जांपल आपको कंप्यूटर की दी थी, तो क्या है, एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। नेशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी इंक्रीज इन जीडीपी, यानी आप एक नेशनल इनकम को बढ़ाना है, इनकम ग्रोथ है, रिड्यूस पॉवर्टी है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स है, सस्टेनेबल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी सोसाइटी। पब्लिक फैसिलिटी, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स, जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, वाटर है। अब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस, आप राशन की दुकानें देखी होंगी, तो अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग करें तो कोई भी जो है कुपोषण, जो अंडर न्यूट्रिशमेंट का कोई भी शिकार नहीं होगा, जिसे कुपोषण बोलते हैं। अब कुपोषण निकालने का क्या है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू निकालती हैं। वो क्या होता है, वेट इन केजी, किसी भी पर्सन का उसका जो वेट है डिवाइडेड कर दोगे उसकी हाइट स्क्वायर से इन मीटर्स। तो अगर ये बॉडी मास BMI अगर 18.5 से कम हो तो क्या है, वो अंडर न्यूट्रिशमेंट है, यानी वो कुपोषण का शिकार है। उसे खाने की क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसे कम मिलते हैं। अगर 25 है तो यानी समझ लीजिएगा वो 5-6 बंदों का खाना वो खुद खा रहा है, एक ही बंदा खा रहा है। अगर 25 से BMI अगर 25 से ज़्यादा है तो वो 5-6 आदमियों का खाना अकेला खा रहा है। अगर इसके बीच में है 18.5 to 25 तो वो क्या है, उसकी हेल्थ जो है नॉर्मल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आइडिया दिया था कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक है, और इन्होंने अमर्त्य सेन के साथ इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स दिया था कि किस तरह से मेज़र किया जाए। तो उन्होंने 3 कंपोजिशन रखी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्स अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है टेकिंग एवरेज, उसमें क्या क्या लेता है, ये एवरेज इनकम, एजुकेशन और हेल्थ इनटू कंसिडरेशन। ये 3 चीज़ें मेजर की जाती हैं इसमें, एवरेज इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। हमारा लास्ट का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी इस तरह से डेवलपमेंट हो जो प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, इस तरह से फुलफ़िल हों क्या फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज डेवलप्ड दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेफिनेशन, द एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इस तरह का रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस तरह से इस्तेमाल करें, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर फ्यूचर जनरेशन आल्सो इज नाउन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाता है वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अलग अलग कंट्रीज दावे करते रहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ग्रोथ कर रही हैं, उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, साइंटिस्ट वार्निंग देते रहते हैं एट द प्रेजेंट टाइम द लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। जैसे ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो आपके फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं जैसे कोल है, पेट्रोल है, यानी अगर इस तरह का एक्सेस यूज़ करेंगे इनका तो आने वाली जनरेशन सिर्फ इनका नाम ही सुनेंगी कि कोयला होता था, पेट्रोल कोई चीज़ थी, तो उनके लिए एक क्या है, एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।